नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक का बटन भी दबाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको हिंदी में आधारभूत लक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम एक आर्टिकल है या अनुच्छेद है, उसको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। जैसे आर्टिकल 13 जैसे कहते हैं, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि ऑल लॉस दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। या हिंदी में बोलें, सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं वे शून्य हो जाएंगे। तो लॉ में क्या क्या आता है? लॉ में कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या कोई भी कस्टम या यूसेज, ये सब लॉस में इंक्लूडेड हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा गया था। तो इसी का फ़ायदा बाद में आने वाली सरकारों ने उठाया, जिसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर कानून बाद में लाना पड़ा या सिद्धांत लाना पड़ा। हिंदी में अगर बात करें तो कानून से संबंधित, कानून से जो अर्थ निकलता वो है या तो अध्यादेश, आदेश, उपकानून, कोई नियम हो, विनियम हो, अधिसूचना हो या कोई भी उस समय की प्रथा या उपयोग में शामिल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ये तो हमने आर्टिकल 13 समझ लिया कि कोई भी अगर लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है तो वो वॉइड माना जाएगा। दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्रोनोलॉजी, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ। ये एक दिन में तो इवॉल्व हुआ नहीं, क्या क्या घटनाएं इसके पहले घटी जिससे बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत आया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे संविधान आने के बाद पहले साल ही अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ गई। हालांकि आप लोग अगर जानते हो तो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर BM राव अम्बेडकर जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये कभी करना नहीं पड़ेगा, संविधान का संशोधन बहुत ही कम करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात बोला और पहले साल ही 1951 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया। ठीक है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रॉपर्टी वगैरह को उन्होंने फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट बनाया गया था। तो दोस्तों, उसके बाद उसी के उपरांत शंकरी प्रसाद केस आया। ठीक है, और शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368 इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ही बात मानी कि आर्टिकल 368 के तहत आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी लिखा है। उसके बाद क्या होता है, करीब करीब 14 साल बाद 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक फिर से अमेंडमेंट एक्ट आता है 1964 में। इसमें क्या होता है, जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो कानून को 9th शेड्यूल में डाल देती हैं। तो 9th शेड्यूल को एक तरीके से इम्यूनिटी मिली रहती है कि आप 9th शेड्यूल में डाल दिए तो वो फंडामेंटल राइट का हनन भी करता है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा होने लगे उस समय, लैंड वगैरह के कानून हर राज्य में बन रहे थे तो काफ़ी होने लगे। तो इसको 3 साल बाद गोलकनाथ केस में चैलेंज किया गया। तो गोलकनाथ केस के बाद सबसे जो फंडामेंटल चीज़ें, तो दोस्तों गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स एक ट्रांसकेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन है उनकी, मतलब कि एक परलौकिक और अपरिवर्तनीय पोजीशन है। एक तरीके से इसको काफ़ी हाई पोजीशन दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और ये बोला गया कि पार्लियामेंट नहीं ले सकता, ना इसको कम कर सकता ना इसको छीन सकता है, किसको, फंडामेंटल राइट को। ठीक है, ये गोलकनाथ के केस में आया। तो इसके जवाब में पार्लियामेंट ने क्या किया, एक और अमेंडमेंट किया जिसको 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 कहते हैं। और इस अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 और 36 की डेफिनेशन चेंज कर दी। ठीक है, और इस पार्लियामेंट ने क्या डाल दिया इन दोनों आर्टिकल्स में कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट छीन सकता है अंडर आर्टिकल 368, और उसको आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1973 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपनी पुरानी रूलिंग गोलकनाथ में क्या बोला था कि पार्लियामेंट बिल्कुल अमेंडमेंट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट के रिलेटेड, पर इसमें उन्होंने उसको चेंज किया और बोला कि 24वां अमेंडमेंट एक्ट सही है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को कम भी कर सकता है और छीन भी सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं बदल सकता। यानी एक हाथ से ताकत दी
एक हाथ से ताकत ले ली सुप्रीम कोर्ट ने। एक हाथ से ये तो बोला कि आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को छीन भी सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं, पर साथ में एक नया डॉक्ट्रिन ले आए, एक सिद्धांत ले आए कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। तो दोस्तों ये रही पूरी क्रोनोलॉजी। अब आते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो दोस्तों ये कहीं लिखित सिद्धांत नहीं है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। केस आते गए, नए नए थ्योरीज इसमें ऐड होती गई, नए नए सिद्धांत ऐड होते गए। तो सब कुछ हमारे पास अब तक इकट्ठा हो गए हैं, जैसे कि 17-18 पॉइंट हैं, 20 पॉइंट्स हैं, कि जो इनको हम लोग अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं। तो इसमें और बढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरा कि हमारा देश सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, तो कोई भी सरकार इसको नहीं बदल सकती। तीसरा सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है उसका, इसको कोई नहीं बदल सकता। चौथा सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और तीसरा हाँ जो कानून बनाती है, इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, सबको अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। फिर पाँचवा संघीय ढांचा, यानी फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। छठवां है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है, भारत की एकता संप्रभुता। फिर सातवां है वेलफेयर स्टेट, हमारे संविधान में हमारे जो स्टेट है, हमारा जो देश है उसको वेलफेयर स्टेट बताया गया है, यानी कि हमारे देश को कई सारे ऐसे चीज़ें दी गई हैं कि हमें समाज के कल्याणकारी काम भी करने होंगे। जैसे आप देखते होंगे कि हमारी गवर्नमेंट फ्री में एलपीजी स्कीम, फ्री में बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। तो ये सब क्या आता है, सब वेलफेयर स्टेट। फिर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 के तहत, वो खुद एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी आप इसको नहीं हटा सकते। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी एक बंदे की फ्रीडम, यानी उसकी जो अधिक वो है, सब फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी गरिमा है वो। उसके बाद आता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको नहीं चेंज किया जा सकता। फिर रूल ऑफ लॉ, कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई कर दे, लॉ के हिसाब से सब कुछ होगा। फिर 12वां पॉइंट है हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कि मतलब हमारे यहाँ बैलेंस होगा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का। ये नहीं कि फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है, इन दोनों का बैलेंस होगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता का जो प्रिंसिपल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि जो हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस, निरपेक्ष जो चुनाव होते हैं, वो हमारा एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं कोई छेड़ सकता। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फिर है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने पार्लियामेंट को कुछ ही शक्तियाँ दी हैं या सीमित शक्तियाँ दी हैं अमेंड करने की, अपार शक्तियाँ नहीं दी हैं कि आप तहस नहस या फिर से उसको मेक ओवर नहीं कर सकते, आपके पास सीमित शक्तियाँ हैं। 17 आता है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, न्याय के लिए सबके लिए पास एक इफेक्टिव एक्सेस होना चाहिए, सबके पास एक ही साधन और आसान साधन होना चाहिए न्याय के लिए। 8वां है प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की जितनी प्रिंसिपल्स हैं। 19 है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, इन चारों आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के पावर हैं ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। पर 20 है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। तो इसको हिंदी में भी लिखा गया है, दोनों बाइलिंगुअल है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर